तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की इकाई नंबर 6 चल रही है। दोस्तों इकाई नंबर 6 में दोस्तों अपने 5 टॉपिक है: प्रयोगात्मक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण शिक्षण संबंधी समस्याएं। तो दोस्तों ये इकाई 6 की वीडियो नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों कि हमने पहले पार्ट में प्रयोगात्मक कार्य को पढ़ लिया था। दोस्तों दूसरे पार्ट में चर्चा एवं शिक्षण संबंधी समस्याओं को कवर कर लिया था। दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन और शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में यूनिट नंबर 6 की कंप्लीट एक पीडीएफ और डाल दूंगा, आप वहां से भी पूरी एक साथ डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मापन को। तो दोस्तों सबसे पहले आता है मापन। मापन क्या होता है? तो दोस्तों मापन के लिए कुछ दो परिभाषाएं, उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आती है दोस्तों एस स्टीवेन के द्वारा। ये स्टीवेन ने क्या दी थी? दोस्तों निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना। मतलब निश्चित नियम है पहले से कि इस प्रश्न के लिए इतने ही नियम अंक दिए जाएंगे, तो उसको कहलाता है दोस्तों मापन कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? केवल मापन कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? स्टीवेन ने दी थी। स्टीवेन ने क्या परिभाषा दी थी कि निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। ये तो दी थी दोस्तों स्टीवेन ने। आगे आता है दोस्तों मोरेडॉक ने। मोरेडॉक ने क्या परिभाषा दी? किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, मतलब उनको प्रतीक रूप में प्रदान करना मापन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। एक और फिर से देखिए दोस्तों, एस स्टीवेन ने क्या कहा कि निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। किसके अनुसार? एस स्टीवेन के अनुसार। लेकिन मोरेडॉक ने क्या कहा? किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ये तो ये दोस्तों मापन के परिभाषाएं। आगे आता है दोस्तों मापन के अनिवार्य तत्व। मापन के दोस्तों 3 तत्व हैं। एक तो मापनकर्ता, उपकरण और मापन के चर। कौन कौन सा? मापनकर्ता, उपकरण और मापन के चर। मापन के चर दोस्तों 2 होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। आगे आता है दोस्तों मापन के स्तर। मापन के 4 स्तर हैं: नामित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात। कौन कौन से? नामित, क्रमित, अंतराल एवं अनुपात। ये 4 स्तर हैं दोस्तों किसके? मापन के ये 4 स्तर हैं। तो दोस्तों ये था मापन की परिभाषा, अनिवार्य तत्व एवं मापन के स्तर। आगे देखिए दोस्तों मूल्यांकन। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूल्यांकन का परिचय की मूल्यांकन क्या होता है। कि आधुनिक समय में परंपरागत जांच एवं परीक्षा के स्थान पर नए शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है दोस्तों? मूल्यांकन। किसके स्थान पर? जांच एवं परीक्षा के स्थान पर। आगे आता है दोस्तों मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? मूल्य प्लस अंकन। मतलब मूल्य और अंकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। शाब्दिक अर्थ क्या है? बालक के गुण, दोष और योग्यताओं के आधार पर अंतिम निर्णय लेना। किस किस के आधार पर? गुण, दोष एवं योग्यताओं के आधार पर। क्या गुण हैं, दोष हैं और क्या योग्यता है बालक का, उस हिसाब से उसका अंतिम निर्णय लेना। आगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि मूल्यांकन एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक विचारधारा है। मूल्यांकन क्या है? एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक विचारधारा है। अब देखिए दोस्तों मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षा या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित पदार्थों को मूल्य प्रदान करता है। मूल्यांकन क्या करता है? किसी भी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षा या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित पदार्थों को मूल्य प्रदान करता है। कौन? मूल्यांकन। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सकारात्मक सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो शैक्षणिक उद्देश्यों मतलब पढ़ाई संबंधी उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनके प्राप्ति के स्तर का ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायक होती है। तो ये था दोस्तों मूल्यांकन का अर्थ। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं दोस्तों कि मूल्यांकन किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षा या किसी प्रत्यक्ष रूप से मापित पदार्थों का मूल्य प्रदान करता है। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो मूल्यांकन एक सकारात्मक, सतत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो शैक्षणिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उसके प्राप्ति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायक होती है। आगे देखिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना कि परंपरागत मूल्यांकन का जो प्रतिपादन है वो J.S. राइस ने किया था दोस्तों।
परंपरागत का। और आधुनिक मूल्यांकन का प्रतिपादन B.S. ब्लूम ने, जिसने 3H दिया था दोस्तों, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक वाला। B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक दिया था, करथवाल ने भावात्मक दिया था, और दोस्तों क्रियात्मक सिम्पसन ने दिया था। देखो, आधुनिक का मूल्यांकन प्रतिपादक कौन होगा? B.S. ब्लूम। और मूल्यांकन प्रतिमान के प्रतिपादक भी दोस्तों B.S. ब्लूम है। मूल्यांकन प्रतिमान के प्रतिपादक भी कौन है दोस्तों? B.S. ब्लूम। तो दोस्तों इन तीनों को याद रखना। परंपरागत मूल्यांकन प्रतिपादक कौन है? J.S. राइस। आधुनिक मूल्यांकन के प्रतिपादक B.S. ब्लूम। और मूल्यांकन प्रतिमान के प्रतिपादक भी कौन है? B.S. ब्लूम। आगे देखिए दोस्तों, मूल्यांकन की परिभाषाएं। दोस्तों अब कुछ मूल्यांकन की परिभाषाएं आती हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आती है मुफात के द्वारा। मुफात ने क्या परिभाषा दी थी? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालकों, विद्यार्थियों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों का अनुमान लगाता है। दोस्तों क्या थी कि मूल्यांकन एक निरंतर मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो बालकों, विद्यार्थियों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों का अनुमान लगाता है। ये किसने दी थी? मुफात ने। आगे देखिए दोस्तों, क्लार्क एवं स्टार्स ने क्या दी थी? क्लार्क एवं स्टार ने क्या दी थी कि मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं में से निकाला जाता है। मूल्यांकन क्या है? वह निर्णय है, एक अंतिम निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। ये थी दोस्तों क्लार्क के द्वारा। आगे आता है राइस स्टोन ने क्या दी थी? देखिए, मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो मापन के व्यापक स्वरूपों को परिभाषित करती है। मूल्यांकन क्या है? एक नवीन शब्दावली है, क्योंकि परंपरागत तो क्या थी? परीक्षा और जांच थी। मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है जो मापन के व्यापक स्वरूपों को परिभाषित करती है। आगे आता है B.S. ब्लूम के द्वारा। B.S. ब्लूम ने क्या परिभाषा दी थी? मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों फिर से देखिए इसको, B.S. ब्लूम ने क्या दी थी कि मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशीलता की जांच की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षण अधिगम हमने किया है वो कितना प्रभावशाली है, किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। यह परिभाषा कितने दी थी? B.S. ब्लूम ने। आगे देखिए दोस्तों, कोठारी भंडार के अनुसार, कोठारी भंडार या कोठारी आयोग, जो इसको जनरली जानते हैं, कोठारी आयोग ने क्या दी थी दोस्तों? मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण एवं उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण एवं उद्देश्य क्या है? घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने दी थी? कोठारी आयोग ने। आगे आता है दोस्तों एक ली ने, किसने? ली ने क्या परिभाषा दी? ये भी मनोवैज्ञानिक है। मूल्यांकन शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में, किसमें? शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में क्षेत्रों की जांच करता है। दोस्तों क्या करता है? जांच करता है। ये कुछ क्या थी दोस्तों? मूल्यांकन की परिभाषा थी। कौन कौन सी? मुफात, क्लार्क एवं स्टार के द्वारा, राइस स्टोन, B.S. ब्लूम, कोठारी आयोग और ली के द्वारा। ये क्या थी दोस्तों? मूल्यांकन की परिभाषा। अब आता है दोस्तों मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए, मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं। मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए। मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए। मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता पर आधारित होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव। मूल्यांकन में व्यापकता होनी चाहिए। विभेदकारिता मतलब अलग अलग करे। और मूल्यांकन में व्यवहारिकता होनी चाहिए। मूल्यांकन में लोचशीलता होनी चाहिए। दोस्तों क्या होनी चाहिए? लोचशीलता। मूल्यांकन निश्चित होना चाहिए। मूल्यांकन निश्चित होना चाहिए। मूल्यांकन मानकीकृत होना चाहिए दोस्तों। और मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि किसी विद्यार्थी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं। और मूल्यांकन का एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं। आगे आता है दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया। की मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार संपादित की जाती है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया में 5 भाग है, 5 स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा दोस्तों? उद्देश्यों का चयन करना है एवं उनका निर्धारण करना है। उद्देश्यों का चयन करना है और उनका क्या करना है? निर्धारण करना है। और दूसरा स्टेप देखिए, देखो उद्देश्यों का विश्लेषण करना। दूसरा स्टेप क्या है? उद्देश्यों का विश्लेषण करना। आगे तीसरा स्टेप मूल्यांकन विधियों का चयन करना। दोस्तों आगे क्या है? मूल्यांकन विधियों का चयन करना, ये तो है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप दोस्तों विधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना। विधियों का जब चयन हो जाएगा उसके बाद विधियों का प्रयोग होगा एवं परिणाम निकलेगा। उसके बाद दोस्तों परिणाम निकालने के बाद परिणामों की व्याख्या एवं उनका सामान्यीकरण करना। ये थे दोस्तों मूल्यांकन के 5 स्टेप। मूल्यांकन प्रक्रिया के 5 चरण, तत्व, सोपान या फिर स्टेप, कुछ भी कह सकते हैं। कौन सा दोस्तों? पहला स्टेप है उद्देश्यों के चयन एवं निर्धारण करना। दूसरा उद्देश्यों का विश्लेषण करना। तीसरा मूल्यांकन विधियों का चयन करना। चौथा विधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना। पांचवा परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण करना।
आगे आता है दोस्तों शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का महत्व। किसी मूल्यांकन का क्या महत्व है, देखिए दोस्तों, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावशालीता की जांच की जाती है। दोस्तों क्या होता है, मूल्यांकन के आधार पर भी शिक्षण एवं अधिगम की बच्चा कितना सीखा है, बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी जांच की जाती है। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर बालकों को अभिप्रेरित किया जाता है। बालकों को क्या किया जाता है, अभिप्रेरित मतलब उनको मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों बालकों से मूल्यांकन से अधिगम संबंधी बालकों की कठिनाइयों को ज्ञान होता है कि समझने में क्या प्रॉब्लम है, इन सब का ज्ञान होता है। दोस्तों मूल्यांकन के आधार पर बालकों को निर्देशन एवं परामर्श किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही बच्चों को निर्देशित किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मूल्यांकन बालकों का वर्गीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन से ही छांटा जाता है दोस्तों कि कौन होशियार है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन पढ़ाई में कम है, ये सब किससे, मूल्यांकन से। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को अपने शिक्षण को प्रभावी करने में मदद मिलती है। दोस्तों किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे मूल्यांकन का महत्व। आगे आता है दोस्तों इनका शॉर्ट समरी, इनका अंतर, मापन एवं मूल्यांकन दोनों का दोस्तों ये सार है। इनमें क्या क्या अंतर होता है, देखिए दोस्तों, इसमें दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि मापन, सबसे पहले मापन एक संकुचित मतलब बहुत ही छोटी अवधारणा है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता। मापन में क्या नहीं होता दोस्तों, मूल्यांकन सम्मिलित, मापन में मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है। लेकिन मूल्यांकन एक व्यापक, एक ब्रॉड प्रक्रिया है, अवधारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मापन शामिल होता है। आगे देखिए दोस्तों, मापन एक मात्रात्मक अवधारणा है, केवल क्या है, मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि मूल्यांकन एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक अवधारणा है। मापन का संबंध केवल शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से है, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक क्षेत्र से है, लेकिन मूल्यांकन का जो संबंध है शिक्षण के ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र से है। दोस्तों ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र वही है 3H के नाम से जिनको जाना जाता है। दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है, 3H के नाम से, हेड, हार्ट एंड हैंड। दोस्तों पे जो ज्ञानात्मक पक्ष था वो BS ब्लूम ने दिया था, भावात्मक क्रथवाल ने और क्रियात्मक सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों आगे देखिए, मापन केवल विद्यार्थियों को अंक प्रदान करता है। मापन क्या करता है, विद्यार्थियों को केवल अंक प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन में विद्यार्थियों को अंक के साथ साथ मूल्य भी प्रदान किए जाते हैं। क्या किया जाता है, मूल्य भी प्रदान किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मापन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मूल्यांकन में भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये बच्चा कैसा है। मापन पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन साधन होता है, मापन क्या होता है दोस्तों, साधन होता है, जबकि मूल्यांकन साध्य होता है। साधन और साध्य, मापन क्या होता है, साधन, और मूल्यांकन क्या होता है, साध्य। मापन में समय, धन एवं परिश्रम कम लगता है। मापन में क्या होता है दोस्तों, समय, धन एवं परिश्रम क्या लगता है, कम लगता है, जबकि मूल्यांकन में समय, धन एवं परिश्रम बहुत अधिक लगता है। मापन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। दोस्तों मापन में क्या है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण सम्मिलित है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी इसकी विशेषता है कि इसमें निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव है। तो दोस्तों ये था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर, इसको जरूर याद करना दोस्तों, ये दोनों का सार है। आगे अगला टॉपिक आता है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, तो दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ वो सामग्रियाँ साधन होते हैं जिनके द्वारा एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही अधिक एवं प्रभावशाली बना पाता है। देखिए दोस्तों क्या होती है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, पहले समझ लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों का अर्थ। कि शिक्षण सहायक सामग्री वह उपकरण है जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपनी विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए, जो भी विषय वस्तु या टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए करता है। किसका, शिक्षक सहायक सामग्री का। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत साधन, यंत्र तथा माध्यम आते हैं जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर दोस्तों या तो साधन, यंत्र या माध्यम आते हैं जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री के क्या क्या गुण होते हैं। अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री के क्या गुण हैं, देखिए दोस्तों कि शिक्षण सहायक सामग्री मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ निर्माण एवं प्रदर्शन के आधार पर व्यवहारिक होनी चाहिए। दोस्तों कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उद्देश्यों एवं विषयों से संबंधित होनी चाहिए। जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो उद्देश्यों एवं विषयों से संबंधित होनी
चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ सरल, रोचक, प्रभावी, स्पष्ट, बोधगम्य एवं कम खर्चीली होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री सरल, रोचक, प्रभावी, स्पष्ट, बोधगम्य एवं कम खर्चीली होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कैसे? जो बच्चे कमजोरों के हिसाब से अलग सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे उनको अच्छे से समझ में आ सके। आता है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या क्या महत्व हैं? इनको शिक्षण सहायक सामग्रियों को शिक्षण में काम में लेने से क्या क्या फायदा होता है? देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियों से इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित होती हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित होती हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां कक्षा कक्ष के वातावरण को प्रभावी एवं जीवंत बनाती हैं, मतलब बहुत ही इफेक्टिव बनाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा कक्ष के निरस्तापूर्ण वातावरण को समाप्त करती है, मतलब उनको आलस नहीं आता पढ़ने में, नीरसता नहीं आती है। शिक्षण सहायक सामग्रियां बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है, मतलब समझने में जो कठिनाइयाँ आती हैं सीखने में उसको दूर करती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनको चित्रों के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाता है। शिक्षण सहायक सामग्रियों से बालक क्रियाशील रहता है। दोस्तों क्या रहता है? क्रियाशील रहता है और अधिक ज्ञान अर्जित करके, क्योंकि क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या होता है दोस्तों? बालक स्वयं करके सीखता है और स्वयं करके सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। आगे देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियों से शिक्षकों का प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता है। दोस्तों प्रभावी कैसे होगा? वो अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्रियों से शिक्षक का समय एवं परिश्रम की बचत होती है। दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री से क्या होता है? समय एवं परिश्रम की बचत होती है। आगे आता है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार, कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्रियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? परंपरागत एवं आधुनिक। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए दोस्तों, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री एवं दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। कौन सी? एक तो दृश्य सामग्री, दूसरा श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए दोस्तों, पहली आती है दृश्य सामग्री, कि वे सामग्री जिनका मूर्त रूप से अवलोकन किया जाता है, मतलब केवल देखा जा सकता है, उनको दृश्य सामग्री कहलाती हैं। केवल देखा जा सकता है। वे सामग्री, देखिए दृश्य सामग्री कौन सी होती है? वे सामग्री जो बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है, मतलब आमने सामने के बाद। दृश्य सामग्री का उपयोग निम्न स्तर की कक्षाओं में किया जाता है। दोस्तों निम्न स्तर की कक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? दृश्य सामग्री का। अब देखिए दोस्तों, दृश्य सामग्री में कौन कौन से आते हैं? देखो, मॉडल, नमूने, चित्र, मानचित्र, चार्ट, ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट्ट, पोस्टर, पैनल बोर्ड, एपिडोस्कोप या ओवरहेड प्रोजेक्शन OHP जो होता है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड और नोटबुक आदि क्या है? दृश्य सामग्री, केवल देखा जा सकता है। दोस्तों आगे आता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री देखिए कि वे सामग्री जिनका संबंध केवल श्रवण शक्तियों से होता है। श्रवण शक्ति कौन सी? जिनको केवल हम सुन सकते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? श्रव्य शिक्षण सामग्री, देखा नहीं जा सकता। वे सामग्रियाँ तुलनात्मक दृष्टि से उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों ये सामग्री किसके लिए उपयोगी हैं? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या लिंगवाफोन ये आता है। दोस्तों क्या क्या आता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंगवाफोन आदि। तो दृश्य सामग्री हो गई, श्रव्य सामग्री होगी। आगे आता है दोस्तों दोनों का कंबाइंड दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? देखिए कि वे शिक्षण सहायक सामग्री जिनका प्रदर्शन दृश्य व श्रव्य दोनों तरीकों से किया जा सकता है, मतलब जिनको देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। ये सामग्रियाँ सभी स्तरों के लिए समान रूप से उपयोगी होती हैं। ये क्या है? सभी स्तरों के लिए उपयोगी होती है। इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? टीवी, सिनेमा, प्रोजेक्टर, नाटक, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग या फिर कठपुतलियाँ, ये सब किस में आती हैं दोस्तों? दृश्य श्रव्य सामग्री में। तो दोस्तों ये थी परंपरागत सामग्री थी। कौन सी? परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री। आ गया था दोस्तों आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें भी 2 भाग हैं दोस्तों। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के भी कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? प्रक्षेपित और दूसरा अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनाती है उनको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपित। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब बनाना। और अप्रक्षेपित, देखिए दोस्तों पहले आता है प्रक्षेपित सामग्री।
प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री वे सामग्री होते हैं जिनका प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता है, मतलब जिनका प्रतिबिंब या जिनका प्रोजेक्शन का मतलब जिनकी छाप, जिनका प्रतिबिंब, जिनकी छाया दूसरी दिशा में बनती है, उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। जैसे फिल्म स्ट्रीम, एपिडोस्कोप, जादुई लालटेन, फिल्म खंड या फिर स्लाइड या ओवरहेड प्रोजेक्शन, OHP। कौन कौन से? फिल्म स्ट्रीम, एपिडोस्कोप, जादुई लालटेन, फिल्म खंड और स्लाइड और OHP। दोस्तों ये सब किस में आते हैं? प्रक्षेपित सामग्री में। तो इनको केवल यही 4-5 शब्द याद रखने हैं दोस्तों कि प्रक्षेपित में क्या क्या आते हैं? फिल्म स्ट्रीम, एपिडोस्कोप, जादुई लालटेन, फिल्म खंड, स्लाइड और OHP। आगे आता है दोस्तों अप्रक्षेपित सामग्री। अप्रक्षेपित सामग्री शिक्षण सामग्री वे सामग्री जिनका प्रतिबिंब या प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन विपरीत दिशा में नहीं बनता है, जिनका प्रोजेक्शन, प्रतिबिंब या छाया दूसरी दिशा में नहीं बनती, वो कौन से होते हैं? अप्रक्षेपित सामग्री। जैसे ब्लैक बोर्ड, रेखा चित्र, मानचित्र, मॉडल, रेडियो, टीवी चित्र आदि। मतलब जो सामग्री प्रक्षेपित नहीं है वो सब कौन सी होगी? अप्रक्षेपित होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, दोनों जो कि मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों, सतत व्यापक मूल्यांकन एवं शिक्षण सहायक सामग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से आज पूरी यूनिट कुछ है कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि 3 भाग में मैंने बनाया है। आप आराम से तीनों भागों को देख के अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों ये इकाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस PDF से अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।